नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए, आज मिजोरम का आ गया। इन सबके बीच लोग मतलब अलग अलग है। बीजेपी बहुत खुश है, उसको लग रहा है कि उसने बाजी मार दी है। थोड़ा एक चीज़ आज हम लोग जो बात करें, पहली चीज़ तो ये कि क्यों हारी कांग्रेस, एक ये सवाल को एड्रेस करना है। और ज़्यादा बड़ा जो मुझे सवाल है कि क्या जो जनादेश कल और आज बीजेपी को मिला है या कांग्रेस को मिला है, या जो जनादेश दिया है इन विधानसभा चुनाव में, उससे मोदी जी की राह आसान हो गई है बनाम इंडिया की राह कितनी मुश्किल हो गई है। इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन। मैं इन 5 राज्यों के चुनाव के बारे में अगली समीक्षा करूं, उससे पहले ये 4 राज्यों के चुनाव में जो वोट मिले हैं उसकी एक जानकारी आपको दे दूं। मिजोरम में बीजेपी से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं, इसलिए मैं अभी उसका, चूंकि फाइनल टैली नहीं आई है इसलिए उस फिगर को इसमें नहीं डाला गया है। मैं एक टेबल आपके सामने छोटी सी लगा रहा हूं। 4 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस को कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले, ये एक टेबल दे है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 करोड़ 75 लाख, बीजेपी को 2 करोड़ 11 लाख। बाकी फिगर दी हैं, मतलब मैं पूरी फिगर नहीं पढ़ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 66 लाख, कांग्रेस को 72 लाख। राजस्थान में कांग्रेस को 1 करोड़ 56 लाख, बीजेपी को 1 करोड़ 65 लाख। और तेलंगाना में कांग्रेस को 92 लाख, बीजेपी को 32 लाख। कुल वोट अगर आप देखिए इन चारों राज्यों में, और इन चारों राज्यों में कुल वोट कांग्रेस को मिले हैं 4 करोड़ 90 लाख 77,907, 4 करोड़ 90 लाख 77,907, और बीजेपी को मिले हैं 4 करोड़ 81 लाख 33,463। कांग्रेस से कम वोट मिले हैं, कांग्रेस से करीब 9 लाख वोट कम मिले हैं। और ये सारे वोट इंडियन वोटर्स ने दिए हैं, ये कोई बाहर से आके वोट नहीं पड़े हैं। तो अगर एक चुनाव होता है जिसमें 4 राज्य में चुनाव के जो नतीजे हैं, उसमें टोटल वोट कांग्रेस को 4 करोड़ 90, बीजेपी को 4 करोड़ 81, 9 लाख पीछे होने के बाद भी हमारा जो जनतांत्रिक सिस्टम है और जो हमारा राज्यों का सिस्टम है, उसमें बीजेपी 3 राज्यों की सरकार बल्ले बल्ले, और कांग्रेस एक जगह तेलंगाना में सरकार, उसकी कोई चर्चा नहीं। अब जरा 2-3 बात कर लिया जाए। जो आज मिजोरम का चुनाव आया, उस चुनाव के नतीजे से न बीजेपी पे और न इंडिया गठबंधन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन क्यों, मैं बार बार ये कह रहा हूं, अब एनडीए इररिलेवेंट हो गया है। तो उसको हम लोग इंडिया वर्सेस एनडीए बोलने की जगह इंडिया वर्सेस मोदी ही बोले, क्योंकि रेलेवेंट मोदी ही जी हैं। 4 राज्यों में जो चुनाव हुए कल, जिनके रिजल्ट आए, उसमें रिजल्ट हुआ 3-1, 3 बीजेपी के पक्ष में, 1 कांग्रेस के पक्ष में। उन 3 राज्य जो बीजेपी के पक्ष में, उसमें से 2 बीजेपी ने रूलिंग कांग्रेस पार्टी, जो वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की उससे पहले थी, उससे छीना है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उसको रिटेन किया है। इंपॉर्टेंट चीज यहां यह है कि अगर 2018 के चुनाव को मद्देनजर रखा जाए तो ये तीनों राज्य के चुनाव में बीजेपी पिछली बार हारी थी, और इस बार बीजेपी तीनों प्रदेशों के चुनाव जीती है। लेकिन ये बात इसलिए नहीं कही जाती है क्योंकि जब आप ये बात कहेंगे तो बीजेपी ने चोरी करके अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई थी, चर्चा उसकी भी होगी। तो याद रखिएगा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अलोकतांत्रिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार को गिरा के जो भी लोकमत था उसका अपमान तो किया ही था। अब जो तेलंगाना है, उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब दक्षिण की पॉलिटिक्स से बीजेपी बाहर कर दी गई है, और जिसका
अगर तुरंत इफेक्ट कुछ आप कांग्रेस का देखेंगे तो उसका तुरंत इफेक्ट जो आंध्र प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे उस पर तुरंत इफेक्ट आपको दिखाई देगा इस तेलंगाना के इलेक्शन का। ओवरऑल अगर ओवरऑल देखते हैं तो इंडिया गठबंधन पे इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये जीते या हारे, बीआरएस को मोदी जी के अगेंस्ट ही रहना है, बीजेपी के अगेंस्ट ही रहना है, और इस संभावना से रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि वो भी इंडिया गठबंधन का पार्ट हो जाए। अब जरा मोदी जी की राह देख लें, क्योंकि मोदी जी की राह आसान हुई है कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न को जरा देखा जाए। देखिए, मोदी जी के सामने दो लक्ष्य हैं। एक पहला तो लक्ष्य यह है कि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा यह है कि अगर कहीं मेजॉरिटी में कुछ 19-20 होता है तो उनके पास फॉल बैक करने के लिए किसी के ऊपर भाई इनसे सपोर्ट ले लिया जाए, उस तरह के उनके पास 2-3 दल, 2-3 स्टेट होनी चाहिए जहां पे से वो सपोर्ट ले सकें। अब हो क्या रहा है कि जो हिंदुस्तान का आम वोटर है वो दो उसमें डिवाइड हो रहा है, मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी की बीजेपी के पक्ष में, और मोदी जी की बीजेपी के अगेंस्ट। मोदी जी के बीजेपी के अगेंस्ट वाले स्पेस में ये सारे इंडिया गठबंधन और उसके जितने धड़े हैं वो सब उसी को फाइट कर रहे हैं, उसी को लेने के चाह रहे हैं। इंडिया अलायंस का जो कहा जा रहा है, राहुल गांधी बार बार कहते हैं ये विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन के भी काफ़ी लोग ये बताते हैं सावरकर वर्सेस ये लड़ाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन कोई वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, मोदी हराओ, और अगर नहीं हरा सकते हो तो कम से कम मोदी हटाओ। यही एक बाइंडिंग फैक्टर है जो 28 दलों को इंडिया अलायंस में बांधा हुआ है, क्योंकि मोदी हटाओ या मोदी हराओ पर ही सारी बात केंद्रित है। इंडिया गठबंधन के लिए आइडियल चॉइस है कि मोदी हराओ, मोदी हार जाए इलेक्शन, मोदी जी की बीजेपी हार जाए, इंडिया अलायंस जीत जाए, ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। दूसरा यह है कि अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है तब इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि तब शायद मोदी जी की लीडरशिप चेंज हो जाए, और बहुत भारी ये है कि जिस तरह की लीडरशिप वो चला रहे हैं और जिस तरह से बहुत सी उसमें इश्यूज हैं जो सब लोग जान रहे हैं, उस पे लगाम लगे। मोदी जी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गद्दी से उनको हटना। अब वो क्यों हट सकते हैं, कैसे हट सकते हैं? वो शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी रह जाएं इस सीन में। अगर वो शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी रह जाते हैं तो तत्काल, अगर आज जैसे आप खड़े हैं, 3 दल जो हैं वो उनको समर्थन दे सकते हैं या मोदी जी उनसे समर्थन ले सकते हैं। दोनों चीजें हैं, मतलब वो विलिंगली देंगे या अंडर मतलब प्रेशर देंगे, वो एक अलग बात है। पहला दल है बीजू जनता दल, उड़ीसा। वहां 21 सीटें, 21 में से 12 बीजेडी के पास है, 8 बीजेपी के पास है और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। दूसरा दल है वाईएसआर कांग्रेस वाला आंध्र प्रदेश में। वहां 25 सीटें हैं जिसमें 22 वाईएसआर कांग्रेस के पास और 3 टीडीपी के साथ। दोनों दलों को मोदी जी को समर्थन देने में कोई गुरेज नहीं है। तीसरा तेलंगाना है जहां 17 सीटें हैं, 9 बीआरएस के चंद्रशेखर राव साहब की पार्टी जो अब मुख्य विपक्षी दल हो गई है, 4 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस के पास। ये कुल सीटें जो मैंने अभी आपको गिनती बताई, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस मतलब उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिला के कुल 63 सीटें होती हैं, 63। आज की तारीख में उसमें बीजेपी के पास 12 सीटें हैं इस 63 में, और जो नॉन अलाइंड पार्टीज हैं, मतलब जिसमें मैं मान रहा हूं कि नवीन पटनायक जी की बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस नॉन अलाइंड है, ये 43 हैं। मतलब 63 में 43 लोग ऐसे हैं जो नॉन अलाइंड हैं, किसी के साथ नहीं बंधे हैं। बीजेपी के पास 12
और कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। अब मोदी जी की राह 2014 में कितनी आसान रहेगी वो इस चुनाव से तय होना था। जो ये अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इसमें कुल सीटें 82 हैं, 82, और बीजेपी के पास इस 82 सीटों में 65 या 66। अगर हनुमान बेनीवाल जी की सीट जो 2019 में हनुमान बेनीवाल जी ने बीजेपी के सहयोग से जीती थी, तो फिर 66 सीटें मानी जाएंगी आउट ऑफ 82। कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। इक्वेशन ये है। अदर्स में AIMIM के पास 1 सीट है, बीजेपी के बेनीवाल जी का मैंने बता दिया, और 9 सीटें BRS के पास हैं। अब इस 66 सीट को रिपीट करना मोदी जी की बीजेपी के लिए कितना आसान है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 65 को रिपीट करना बहुत मुश्किल है। कितना स्लिप करके कहां रुकेंगे वो थोड़ा अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्लिप तो उसके नीचे तो आएंगे ही, ये तो तय है। अब इंडिया की राह कितनी मुश्किल है, इस पर जरा चर्चा कर ली जाए। पहली चीज, इन 4 स्टेट में जहां अभी इलेक्शन कंक्लूड हुए, वहां पे इंडिया के घटक दलों की क्या स्टेक थी? मेरे हिसाब से 0 स्टेक थी। इंडिया के जो घटक दल हैं हो जाएंगे वो अलग बात है। बहुत से लोग मानते हैं कि भाई BSP को भी आना चाहिए, आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में जो इंडिया के घटक दल हैं उनकी 0 स्टेक इन 4 जगह थी, और ये घटक दल वोट की दृष्टि से रिजल्ट को कितना प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं वो देख लिया गया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ठीक से इलेक्शन लड़ी मध्य प्रदेश में करीब 75 सीटों पे, आम आदमी पार्टी ठीक से 80 से ऊपर सीटों पे राजस्थान में लड़ी, CPI, CPM, CPI-ML इन लोग भी लड़े। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है, और मैं इन 4 राज्यों की बात कर रहा हूं, लाख कांग्रेस को कोस ले कोई, कल से मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को बिल्कुल बुरी तरह से कि साहब ये हो गया, इनको ये पता नहीं, पॉलिटिक्स नहीं आती है, अरे जरा सा लिबरल हो जाते हैं, थोड़ा सा सीट दे देते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जितना भी कांग्रेस को कोस लीजिए, इन 4 राज्यों में लड़ तो कांग्रेस ही रही है। आपको कहीं कोई और दल लड़ता हुआ दिखाई दिया है? मैं जाके हल्ला मचा हुआ अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पे किसी को वोट की दृष्टि से कोई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांग्रेस के चुनाव को आप केवल लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर आकलन न करें। अब जरा मैं आपको एक और इसलिए वो दे दूं कि जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को वोट मिले थे 40.9%, घटकर 2023 में वो 40.4% रह गए हैं, लेस देन 0.5% का वो हुआ है, लेकिन 40.9 से वो 40.4 हो गए हैं। लेकिन 2018 में क्या हुआ? 2018 में अन्य को, अदर देन कांग्रेस बीजेपी को 18.1% वोट मिले थे, और इस बार ये जो अन्य हैं उनको 11.3% वोट मिले हैं। मतलब ये जो 7% के करीब वोट है अन्य वाले, वो शिफ्ट हुए हैं, और वो करीब करीब पूरे शिफ्ट बीजेपी में हो गए, वो कांग्रेस में नहीं आया। एसपी लड़ी 75 सीट, इसमें कुछ नहीं। वोट ट्रांसफर, जो बीएसपी के पुराने वोट थे, जो बीएसपी भी कहते, अरे माफ कीजिएगा, एसपी कहते थे मेरे पास बहुत वोट है, वो वोट सीधे सीधे ट्रांसफर हो गए हैं बीजेपी को, ना कि कांग्रेस को। राजस्थान की स्थिति समझ लिए, 2018 में बीजेपी कांग्रेस को 39.3% वोट मिला था, 2023 में 39.7%, 0.4% ज्यादा वोट मिला है, उनका वोट बढ़ा है। अन्य जो थे वो 21.9% 2018 में थे, वो घट के 18.3% हो गए, करीब 3% वोट का ट्रांसफर हुआ है बीजेपी को। कांग्रेस वहीं खड़ी है 40% के। और इस बार मतलब जो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कांग्रेस को 2018 में 43%, इस बार 41.9%, करीब 1% कम मिला है, जो घटा है 1.1%। और जो अन्य हैं, अदर्स, उनको 2018 में 24% मिले थे, जो घट के अब 11.9% हो गए हैं। 12 आधे वोट जो हैं
वो ट्रांसफर हो गए हैं। तो इससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि अब जो ये 4 इलेक्शन हैं वो धीरे धीरे इलेक्शंस बाइपोलर होते जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही वोट घूम रहा है। एक चीज और जरा देखना है कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन से घटक दल कांग्रेस को जिताने के लिए काम किए और कौन कौन से घटक दल कांग्रेस को हराने के लिए सार्वजनिक रूप से भी भाषण दिया गया कि भाई कांग्रेस को हराने का काम किया। ये आपको देखना होगा। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब लोग इलेक्शन लड़ रहे थे और इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे थे, फियर्स मतलब ठीक ताकत से लड़ रहे थे और कांग्रेस को उतना ही कोस भी रहे थे। अब एक प्रश्न आपको और मैं पूछूं, मोदी से के सामने पॉलिटिकली कौन लड़ने की स्थिति में आज पूरे इंडिया में? जो बीजेपी अंडर मोदी को हु कैन टेक ऑन दिस पार्टी? मुझे तो राहुल गांधी को छोड़ के कोई दूसरा नाम नहीं समझ में आता है। नेता बहुत अच्छे हैं सब लोग, ममता जी बहुत अच्छी, नीतीश जी बहुत अच्छे, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पे लड़ने की जब बात आ रही है तो वो तो केवल राहुल गांधी लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनका अगर आप रिएक्शन सुनेंगे तो आपको थोड़ा दुख या खेद होगा। तमिल टीएमसी के कुणाल घोष कह रहे हैं कि साहब ये जो तरुण घोष या कुणाल घोष वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस हारी है, कांग्रेस अपनी हारी, बीजेपी थोड़ी जीती है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता दल यू के केसी त्यागी को भी इसमें मजा आ रहा है कि कैसे कैसे हारे और मतलब वो भी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि इतनी एरोगेंस है इस वजह से हारी। उमर अब्दुल्ला भी इस पे कुछ ना कुछ जोड़ दिए हैं कि क्या क्या हर इंडिया दल वो गठबंधन का संजय राउत साहब बोले हैं अरे भाई 1-2-4 सीट दे दिए होते तो क्या दिक्कत थी। अब जरा 2024 के इलेक्शन पर सिर्फ ये बताइए कि आप कोसते रहिए लेकिन चैलेंज कौन कर सकता है? देखिए फिर से मैं याद दिला दूं, मोदी लेड बीजेपी को हराने का मुख्य कारण मोदी वर्सेस जो रेस्ट है उसका 1-on-1 कैंडिडेट आएगा, तभी लोगों को लगता है कि मोदी जी हार पाएंगे। वोट न बिखरे इस कारण गठबंधन आया था। अब एक और इशू बार बार उठाया जा रहा है कल से कि भाई इस गठबंधन को कौन लीड करेगा। उधर तृणमूल कांग्रेस में कहा जा रहा है कि उनके हाथ से कि इसको तृणमूल कांग्रेस को लीड करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि साहब नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में जो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की जिसके पास 2 सरकार हैं इस बेल्ट में वो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को इसको लीड करना चाहिए। हर एक आदमी अपना अपना ओपिनियन इसमें दे रहा है कि किसको लीड करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है, गठबंधन को कोई भी लीड करे लेकिन एज अ वोटर, क्योंकि वोट मोदी जी के अगेंस्ट लोग देने जा रहे हैं, तो उस वोटर को ये इत्मीनान और भरोसा होना चाहिए कि जिस गठबंधन को मैं वोट दे रहा हूं उसको जो लीड कर रहा है उसकी वो कल बीजेपी में नहीं चला जाएगा या पास में वो कभी बीजेपी में नहीं चला। क्योंकि अगर आप पास में बीजेपी में गए थे तो व्हाई यू कैन नॉट गो दिस टाइम? अगर आप 2-3 बार बीजेपी में गए थे, गए आए तो आप क्यों नहीं फिर जा सकते हैं? तो एक तो एज अ वोटर वो इत्मीनान चाहिए वोटर को कि भैया ये अब जाएंगे नहीं ये बीजेपी के साथ। वो इत्मीनान मेरे हिसाब से कांग्रेस में केवल और इंडिया गठबंधन में केवल 2 दल हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड से लेके आज तक ये कहा जा सकता है कि वो कुछ हो जाए, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसमें पहला नाम कांग्रेस और दूसरा नाम आरजेडी। तो ये मैंने आपसे इसलिए इस चर्चा को करना जरूरी समझा कि कांग्रेस कम से कम 40 पर, जैसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब खत्म, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस फिनिश, कांग्रेस मुक्त भारत। 40% वोट कांग्रेस को अभी भी बाई एंड लार्ज सारे राज्यों में मिले हैं। कहीं 39 पॉइंट कुछ हो गए, लेकिन 40% का वो है। 40% वोट पाने वाली कांग्रेस को किसी भी डेफिनेशन से कांग्रेस मुक्त के दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आगे और बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।